हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे मॉड्यूल सिस्टम, ठीक है। अब जैसे हमने ये बना तो लिया, पर क्या ये पॉसिबल है कि हम सारा कोड एक ही फाइल में लिखते चले जाएं? अगर हम एक ही फाइल में लिखते हैं तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसके लिए रिएक्ट में क्या, जावा स्क्रिप्ट में ही मॉड्यूल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। मॉड्यूल सिस्टम, और जिसको उसने नाम दिया EJS, क्योंकि पहले कोई मॉड्यूल सिस्टम इसके अंदर था नहीं, ठीक है। तो उस टाइम पे जब नोड बना था तो उन लोगों ने खुद का एक सिस्टम बना दिया मॉड्यूल्स के लिए, उसको कॉमन JS सिस्टम बोलते थे। उसके बाद फॉर्मली या ऑफिशियली जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया मॉड्यूल्स का। मॉड्यूल से मतलब मेरा ये है कि वी स्प्लिट दिस कोड इनटू सेपरेट फाइल्स, जिससे हमारे पास कोड क्या है, एक फॉर्मेटेड वे में रहता है और इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कोड। जैसे मॉड्यूल सिस्टम में EJS, ठीक है। अब इसमें हम करते क्या हैं, जैसे मान लो ये जो सारी फाइल्स हैं, अब इस हेडर का कोड बहुत बड़ा होगा, छोटा तो होगा नहीं, और सेम गोज़ फॉर द फुटर का भी बहुत बड़ा होगा, ऐसे कंटेंट भी बहुत बड़ा होगा। तो इस एक फाइल में लिखेंगे तो इसको स्क्रॉल करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए मॉड्यूल सिस्टम का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अलग से एक फ़ाइल बना ली, header.js। अब नॉर्मली हम JS बनाते हैं, लेकिन अगर उसमें JSX यूज़ हुआ है तो फाइल का एक्सटेंशन क्या रखेंगे हम, JSX। तो इसमें तो हर फाइल का एक्सटेंशन ही आप JSX रखो, क्योंकि उसको वो एज ए JSX पार्स करेगा। तो अब इस हेडर वाले कंपोनेंट को मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ से उठा के, ठीक है, और कॉपी, और यहाँ से उठाया मैंने इसको, और ये फाइल का कोड मैं यहीं छोड़ रहा हूँ, है ना। चलो, यहाँ मैंने इसको उठाया और यहाँ इस header.jsx के अंदर पेस्ट कर दिया, ये रहा। क्या? हाँ, सबकी अलग बनानी है, जितने बना सको उतने बना लो, है ना। तो ये मैंने यहाँ पटक दिया। अब यहाँ से मुझे इसे यूज़ करना है किस में, main.jsx में। देखोगे कि main.jsx में मैंने जैसे यहाँ हेडर लिखा है तो हेडर कुछ है ही नहीं यहाँ, तो एरर देगा, लेकिन यहाँ से इसे इस फाइल में यूज़ करना है। तो क्या करेंगे, पहले तो इसे यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट दो तरीके से किया जाता है, एक तो एक्सपोर्ट और एक एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो आप नॉर्मली दोनों ही यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने किया एक्सपोर्ट, या तो आप नीचे नाम लिखो, ठीक है, और एक्सपोर्ट एक ऑब्जेक्ट करेंगे, उसके अंदर इसका नाम लिख देंगे, नाम लिख दिया, ठीक। अब यहाँ कुछ भी एक्सपोर्ट कर सकते हो आप, मैंने कंपोनेंट एक्सपोर्ट किया, फंक्शन कर सकते हो, ऑब्जेक्ट कर सकते हो, नंबर, स्ट्रिंग, वेरिएबल, कुछ भी कर सकते हो, क्लास भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो अब मैंने इसे एक्सपोर्ट किया एक ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, ये, ठीक है, ये यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया। अब जिस फाइल में इसे इस्तेमाल करना है, जिसे यहाँ इस्तेमाल करना है, तो इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब वहाँ से हमने जो एक्सपोर्ट किया है वो बेसिकली नेम्ड एक्सपोर्ट है। नेम्ड इन द सेंस कि हमने नाम के साथ किया है, तो उसे उसी नाम से यहाँ एक्सेस कर सकते हैं, हेडर, ठीक है। ओनली एक्सपोर्ट यूज़ किया है, ये रहा, और नाम यूज़ किया है हेडर्स, तो एज इट इज़ नेम से ही कर सकते हैं। तो इंपोर्ट मुझे लिखना है कर्ली ब्रैकेट और फिर उसका एग्जैक्ट नाम, ठीक है, ये मैंने लिखा हेडर, और फिर मुझे यूज़ करना है फ्रॉम, इसके आगे क्या लिखना है, फ्रॉम के आगे एड्रेस आएगा फाइल का नेम। तो डॉट बेसिकली रिप्रेजेंट करता है करंट फोल्डर को, स्लैश और कौन सी फाइल के अंदर है, header.jsx। नाउ इस हेडर को आप यूज़ कर सकते हो कहीं भी, ठीक है, एज इट इज़ नाम से ही लिखना पड़ेगा। अब एक बात बता, तेरी पहले से रैंक ऐसी है कि तू गिरा दो घंटा फलना पड़े। और बस जब तक पहुंचे ना, जब तक हो जाए, जब तक फिर भी यार जीतूंगा। माइक ऑन है, 20 या 15। सॉरी सर।
ठीक है। हाँ, ये अब जो हेडर है ना ये आप यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। npm run dev, आपने कमांड चलाई और अपना जो प्रोजेक्ट है इसको रन किया, तो आप देखोगे सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम टू सेम रन होगा जैसे पहले हो रहा था। ओके, प्रॉब्लम तो है ना, क्या प्रॉब्लम है अगर रन नहीं हो रहा तो? अच्छा, हेडर, हमने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की है इसके अंदर, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक ये करिए कि इसको सेव नहीं करा, ठीक है। और तो कोई प्रॉब्लम ऐसे मुझे लग नहीं रही, बाकी हाँ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं थी, वो फाइल को सेव नहीं किया था। चलो, तो ये एज इट इज़ काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप फिर यूज़ कर सकते हो इंपोर्ट करने के बाद। अब जैसे मैं एक और फाइल बनाता हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं फाइल बनाता हूँ लेआउट नाम से, किससे? layout.jsx, और सारे कोड को लेआउट वाले को मैं इसमें डाल देता हूँ और हेडर और फुटर को भी डाल देते हैं। तो यहाँ है, तो इस तीनों कोड को उठा के मैं यहाँ डाल देता हूँ, तीनों को। Ctrl+C, ओके, तो मैंने इसको डाला। अब यहाँ आप देखोगे कि प्रॉब्लम क्या है। ये जो कंपोनेंट है ना, ये कंपोनेंट अब ये एरर देगा। रीज़न क्या है? दो रीजंस हैं, देखो। एक तो यहाँ हम लेआउट इस्तेमाल कर रहे हैं, लेआउट कुछ है ही नहीं इस फाइल के अंदर, तो सबसे पहले तो एरर ये है, ठीक है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास में एक बहुत बढ़िया सिस्टम है कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, नेम्ड एक्सपोर्ट, या फिर आप एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर सकते हो, दोनों एक साथ कर सकते हो। तो नेम्ड एक्सपोर्ट हमने करके देख लिया, आपको एज ए ऑब्जेक्ट के अंदर इसको एक्सपोर्ट करना है। आप कॉमा लगा के कितने भी कर सकते हो, है ना, जैसे कॉमा लगाया, फुटर, जितने भी यहाँ कंपोनेंट है एक फाइल में, वो सब भेज सकते हो। उसके बाद यहाँ उसे एग्जैक्टली नेम से लेने के लिए हेडर, कॉमा, और अब जितने भी वहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हो सारे इंपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है? यहाँ प्रॉब्लम है ये लेआउट की, तो यहाँ से इस लेआउट को एक्सपोर्ट करते हैं। तो आपको अब मैं जो कर रहा हूँ वो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। इसमें क्या है कि आप उसका नाम लिखो, कंपोनेंट का या फंक्शन का, या जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, वेरिएबल हो, तो नाम क्या है? लेआउट, ठीक है, ये लेआउट है। इसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक। और आप इस फाइल में से इस्तेमाल करना है। तो अभी आप देखोगे तो प्रॉब्लम यही आएगी कि यहाँ लेआउट इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने उसे इंपोर्ट नहीं किया। तो आपको क्या करना है? यहाँ इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट। और अब हम जब एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं तो कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करते हैं तो एक ही एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, केवल एक ही। तो यहाँ से एक ही हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैं 50-60 एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर दूँ, नहीं, एक ही होगा केवल। तो एक हुआ तो इसे किसी भी नाम से वहाँ एक्सेस किया जा सकता है। XYZ लिखोगे तो XYZ नाम से आ जाएगा, आपकी मर्जी है, जो भी नाम आप लिखना चाहो ना लिख सकते हो। जैसे मैंने ये लिखा और कोई दिक्कत नहीं है, फ्रॉम, और फ्रॉम लिखने के बाद आपको फाइल का एड्रेस देना है, फ्रॉम, और इस तरीके से स्ट्रिंग के अंदर ./layout.jsx। तो अब यहाँ जो कंपोनेंट कॉल होगा ना वो लेआउट नहीं होगा, वो किस नाम से एक्सेस होगा? इसमें XYZ नाम से, ठीक है। तो समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, यहाँ किस नाम से एक्सेस होगा? XYZ, ठीक। लेकिन जनरली हम ऐसा करते नहीं है, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो ना नामों में तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो आप सिंपल जो नाम वहाँ यूज़ किया जाए वही करो, बाकी कर सकते हो, ठीक है, कोई भी नाम इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये रहा मेरा लेआउट, Ctrl+Z और यूज़ दैट लेआउट, सिंपल। लेआउट, क्या?
अरे रेंडर कहाँ से आ गया, रेंडर तो यार पहले पढ़ा था कल। वो तो लेआउट यूज़ कर रहे हैं ना, जो कंपोनेंट यूज़ करेंगे वही डालेंगे ना। इंपोर्ट हो रहा है नहीं हो रहा, उससे लेआउट का कोई लेन देन नहीं है। रेंडर अलग चीज़ है, जो दिखाना है वो डालेंगे रेंडर। इंपोर्ट का क्या मतलब, उससे इंपोर्ट हो रहा है नहीं हो रहा। ये तो इंपोर्ट तो सिर्फ यूज़ करने के लिए अलग फाइल में कोड बनाया, यहाँ यूज़ करना है। अब कैसे यूज़ कर रहे हो वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम अब भी है, जैसे यहाँ लेआउट के अंदर हेडर इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? हेडर। तो इस हेडर को यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो क्यों? क्योंकि ये यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कहीं और नहीं हो रहा। इंपोर्ट, तो अब नेम्ड किया है उसको तो हेडर, ठीक है, और फ्रॉम डॉट करंट डायरेक्टरी स्लैश उस डायरेक्टरी के अंदर फाइल का नाम। फाइल का नाम बेसिकली आप पूरा लिखो header.jsx या हेडर लिखो, एक ही बात है ना, पर आप कोशिश करना कि पूरा लिखने की, .jsx विद एक्सटेंशन। ये हो गया। अब इन दो फाइल्स को उठा के मैं दूसरे उसमें डाल देता हूँ। एक नई फाइल क्रिएट करते हैं और यहाँ कंटेंट की बना लेते हैं, ठीक है, content.jsx। ये रहा। आप जितने बना सकते हो उतने बनाओ। अब डायरेक्टली हम इसके आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने पहले किया था ना, वो भी ठीक था। अब इसके आगे भी हम लिख सकते हैं एक्सपोर्ट। ये रहा। तो ये एक ही बात है, यहाँ मैंने एक्सपोर्ट लिखा, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट हो जाएंगे ये चीज़। और यहाँ आप नीचे एक्सपोर्ट लिख रहे हो और फिर ऑब्जेक्ट के अंदर इनके नाम लिख रहे हो, वो सेम है, ठीक है। जैसे कंटेंट कोमा और फुटर, ये रहा। तो ये चीज़ें सेम है। अब चाहे तो आप यहाँ एक्सपोर्ट लगाओ, चाहे नीचे लिखो, दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं। मेरा मतलब है कि चाहे तो आप सीधे एक्सपोर्ट उसके आगे लगा दो, चाहे आप नीचे एक्सपोर्ट करो, तो थिंग्स आर सेम। अब लेआउट के अंदर इन दोनों को भी इस्तेमाल करना है तो कर सकते हो, ठीक है। इंपोर्ट नेम्ड है तो क्या है पहले का नाम? कंटेंट, ठीक है। अब ये रहा कंटेंट फ्रॉम डॉट स्लैश कंटेंट और .jsx। अगर jsx लगाओ तो अच्छी बात है, नहीं लगाओगे तो भी वो फाइल का नाम तो डिटेक्ट कर ही लेगा। और हमेशा जब भी jsx बनाओगे तो रूल नंबर 1 ये है कि पहला लेटर फाइल के नेम का वो कैपिटल रहेगा। क्या रहेगा? कैपिटल। यहाँ देखो मैंने जितने बनाए, लेआउट का L कैपिटल रखा है, हेडर का H कैपिटल रखा है, कंटेंट का C कैपिटल रखा है, ठीक है। तो आपको कैपिटल रखना। और अब आपको इसमें से दूसरा चाहिए तो कॉमा, फुटर भी इसी फाइल में बनाया ना हमने, ये तो फुटर। क्लियर? तो इस तरीके से आप मल्टीपल उसमें तोड़ सकते हो अपने कोड को। तो यहाँ तक अपना मॉड्यूल सिस्टम हो गया। और अब हम बेसिकली नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और उस पर काम करेंगे, ठीक है। मॉड्यूल सिस्टम समझ में आ गया। नाउ मूविंग टू द एक्चुअल प्रोजेक्ट, ठीक है। एक्चुअल प्रोजेक्ट की तरफ मूव करते हैं। तो मैं एक और प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। npm create with at latest, और यहाँ रिएक्ट बेसिक 2 लिख देते हैं, ठीक है। रिएक्ट बेसिक पहला हो गया। प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क सेलेक्ट किया, रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट किया, ठीक है। और अब इसको खोलते हैं VS कोड के अंदर। यहाँ टर्मिनल ओपन किया और उसके बाद
हमें क्या करना है, कमांड चलानी है। कमांड क्या होगी हमारी, npm i, ठीक है, npm i। तो बेसिकली जो डिपेंडेंसीज हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगी। क्लियर? जब तक हम इस प्रोजेक्ट को समझ लेते हैं, अब जो एक्चुअल प्रोजेक्ट है ना वो हम काम करेंगे। तो हमें पता है कि जो यहाँ जो पुश होता है वो इसकी वजह से होता है, ठीक है, यहाँ रेंडर के मेथड के अंदर जो है। तो यहाँ ऐप कंपोनेंट लिखा हुआ है, इस फाइल को अब नहीं छेड़ना, ठीक है, इस फाइल को अब नहीं छेड़ना किसी भी तरीके से। तो आपका जो कोड है ना वो यहाँ से स्टार्ट होगा, app.jsx, क्योंकि ये ऐप वाली जो फाइल है ना ये ऑटोमेटिकली यहाँ इंपोर्ट हो रही है। आप देखोगे ये रही, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम, ठीक है। आपका जो भी कोड है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, और इसमें पहले से कुछ बॉयलर प्लेट कोड लिखा होता है, ये हमारे कोई काम का नहीं है, इसको हटा दो, क्लियर कर दो, नथिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं है। क्लियर? चलो अब यहाँ से हमारा कोड स्टार्ट होगा इस जगह से। तो अब सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे आज इसमें करली ब्रैकेट्स। क्या पढ़ेंगे? करली ब्रैकेट्स। तो उसके लिए मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। तो अब जो कोड है वो सब नई फाइल में करेंगे हम, करली ब्रैकेट्स। बेसिकली करली ब्रैकेट्स का क्या मीनिंग होता है JSX उसके अंदर, JSX के अंदर, कि तो मैं कंपोनेंट भी इसी नाम से बना लेता हूँ। तो ये कुछ एक्सटेंशंस हैं, जैसे ES7 एक्सटेंशन है, वो जब आप फाइल के नाम से आपको कंपोनेंट क्रिएट करके दे देगा, है ना। वो यूज़ करो अगर आप बहुत अच्छे से कंपोनेंट बनाना जानते हो उसके बाद। तो करली ब्रैकेट्स नाम से मैंने कंपोनेंट बना लिया और इसको यहाँ एक्सपोर्ट भी कर दिया, ठीक है। चलो तो बेसिकली करली ब्रैकेट्स का मीनिंग क्या होता है, जब आप JSX के अंदर जावा स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो, ठीक है, राइटिंग जावा स्क्रिप्ट इनसाइड JSX, ठीक है। तो आप क्या यूज़ करोगे, करली ब्रैकेट्स का यूज़ करोगे। जैसे यहाँ मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है नेम, और नेम के अंदर है पवन। अब इस वैल्यू को आप HTML के या JSX के अंदर दिखाना चाहते हो। इन दैट केस हमारे पास में ऑप्शन क्या है कि आप यहाँ जो भी लिख रहे हो, ठीक है, जैसे माय नेम इज़, अब यहाँ मैं हार्ड कोड कर सकता हूँ इसे, ठीक है, ऐसे पवन करके, लेकिन मैं हार्ड कोड नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ जावा स्क्रिप्ट का वेरिएबल यहाँ उठ के आए। तो आपको क्या यूज़ करना है, करली ब्रैकेट्स, और करली ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल का नाम लिख देना। अब वेरिएबल की जो भी वैल्यू हो यहाँ आ जाएगी इस जगह पे, ठीक है। जब भी आप JSX के अंदर करली ब्रैकेट्स यूज़ करोगे तो किस लिए करोगे, जावा स्क्रिप्ट लिखने के लिए। किसके अंदर, JSX के अंदर। ऊपर लाइन लिखिए राइटिंग जावा स्क्रिप्ट इनसाइड JSX, ठीक है। तो आप करली ब्रैकेट्स का यूज़ करोगे, ठीक है। तो अब आप इसको चला के देखोगे तो यहाँ से ये एक्सपोर्ट तो कर दिया, लेकिन app.jsx के अंदर इसे इंपोर्ट नहीं किया। तो आप इंपोर्ट करो, और एक चीज़ याद रखना, इंपोर्ट स्टेटमेंट मस्ट बी ऑन द टॉप ऑफ फाइल, ठीक है। करली ब्रैकेट्स फ्रॉम डॉट करली ब्रैकेट्स डॉट JSX, और मैं इसको यहाँ रिटर्न कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ। तो सिंगल कंपोनेंट है तो कुछ डिव विव लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही चीज़ रिटर्न कर रहे हैं। तो ये रहा करली ब्रैकेट स्लैश दिस, ठीक है, ये रिटर्न कर दिया। यहाँ चलाते हैं npm run, तो ये यहाँ मुझे अपना आउटपुट दिखेगा, माय नेम इज़ पवन, ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो गया, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं कि करली ब्रैकेट्स के साथ और क्या क्या किया जा सकता है। पहले कुछ करली ब्रैकेट्स के रूल याद रखने, ठीक है। आप
कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करोगे केवल और केवल जावा स्क्रिप्ट के वेरिएबल्स पुट करने के लिए। यू कैन कॉल अ फंक्शन इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स। आप फंक्शन इनसाइड कर सकते हो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डोंट यूज़ इफ़ एल्स आपको यूज़ नहीं करना और लूप यूज़ नहीं करना, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इफ़ एल्स यूज़ नहीं हो सकता और लूप यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर आपको कंडीशन कोई लगानी है तो यू कैन यूज़ टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। अब जैसे यहाँ मैं लिखना भी चाहूँ एंड माई एज इज़, तो ये कैलकुलेट भी कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे 23 + 9, ठीक है, तो ये मेरी एज कैलकुलेट भी कर देगा। माई नेम इज़ पवन, माई एज इज़ 32, ठीक है। तो ये बेसिकली जावा स्क्रिप्ट इसके अंदर लिख रहे हैं और किसी फंक्शन को भी कॉल किया जा सकता है। जैसे इसी के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन, और फंक्शन के अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ फुल नेम, ठीक है। ये मैंने फुल नेम नाम से फंक्शन बनाया, ये रहा, इस तरीके से। और ये बेसिकली रिटर्न कर रहा है फुल नेम को, ठीक है। तो यहाँ ये आर्ग्यूमेंट ले रहा है नेम, क्या ले रहा है, नेम नाम से एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है और रिटर्न कर रहा है नेम प्लस, ठीक है। और ऐसे ही कुछ भी सरनेम ऐड कर दो आप, जैसे कुमार, ठीक है, या कोई और सरनेम ऐड करके दे दो, तो इसे कॉल भी किया जा सकता है। कैसे, यहाँ बी आर लगा, एंड फुल नेम इज़, तो आप फुल नेम लिखो, कॉल करो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेम की जगह मैंने दिया पवन ही दे देते, तो पहले से पवन दिया हुआ है, या कोई और नाम आप देना चाहते हैं तो और नाम भी दे सकते हैं। माय नेम इज़ पवन कुमार, जैसे आप इसको कॉल करो किसी और नाम से तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं सुनील नाम से इसे कॉल करता हूँ, तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, इसको भी कॉल कर सकते हो, दैट्स इट। ये हमारे पास क्या है, कर्ली ब्रैकेट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो है, एक बार देख लेता हूँ कौन कौन से टॉपिक है। फिर आता है फ्रैगमेंट्स, स्टाइलिंग एंड प्रॉप्स, ठीक है, देखते हैं। अब फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं, फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फ्रैगमेंट्स से मतलब है कि जहाँ हम डिव का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, किसका, डिव का, तो वो नेसेसरी था डिव, आप वहाँ आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं था कि, क्योंकि जीएसएक्स का रूल है कि एवरीथिंग मस्ट बी रैप इनसाइड अ सिंगल टैग। उसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं फ्रैगमेंट्स। क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स डॉट जीएसएक्स, और कोशिश करना कि इसका नाम दूसरा कर लो, है ना, फ्रैगमेंट रिएक्ट। इस तरीके से मैं नाम लिख रहा हूँ क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट करेगा नहीं, तो ये बेसिकली फ्रैगमेंट ही उसके अंदर है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक अल्टरनेटिव है डिव का, जहाँ हम एक एक्स्ट्रा डिव नोड इंसर्ट नहीं कराना चाहते। जैसे इसकी बात करूँ मैं, ठीक है, अब ये यहाँ अननेसेसरी है, यहाँ मुझे ज़रूरत नहीं है इस डिव की, लेकिन फिर भी मुझे ये डालना पड़ेगा। रीज़न क्या है कि जो JSX है वो सिंगल उसमें रैप होनी चाहिए टैग के अंदर। तो उस केस में गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, ठीक है, तो आप क्या यूज़ करोगे, फ्रैगमेंट्स। तो फ्रैगमेंट्स कैसे इस्तेमाल होते हैं,
तो सबसे पहले आपको यहाँ फ्रेगमेंट क्या है, इंपोर्ट करने पड़ेंगे। आप डायरेक्टली रिएक्ट के अंदर से भी कर सकते हो, जैसे यहाँ रिएक्ट जो इंपोर्ट हो रहा है ना, उसके अंदर भी फ्रेगमेंट है, तो इस डिव को हटा के हम एक नया कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं। कौन सा? वो है अपना रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट। अब ये क्या है, एक एक्स्ट्रा डिव क्रिएट नहीं करता। अगर हम डोम में एक और ऐसे नोड्स क्रिएट करते चले जाएं तो वो हैवी होता चला जाएगा, मतलब हमारी साइट जो है वो हैवी होती चली जाएगी। ठीक है, क्या बाकी बच्चे सब आज ऑनलाइन है, ये रहे सब यहाँ हैं हमारे। ठीक है, तो इसको यहाँ हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है, इसको यहाँ यूज़ करना है। तो अब डिव इस्तेमाल करते हैं और डिव के अंदर इसको डाल देते हैं। ठीक, तो ये एक तरीका है। आप देखोगे कि इस एग्जैक्ट काम करेगा जैसे डिव ने किया, लेकिन डिव जो है इंसर्ट नहीं होगा इसके अंदर। एक जो हम एलिमेंट डिव नोड इंसर्ट कर रहे थे वो अब नहीं होगा उसके अंदर, पेज के अंदर। आप इसे इंस्पेक्ट करके देखोगे तो आपको सिंपल वो पैराग्राफ हमने बनाया ना, वो पैराग्राफ ही दिखेगा। एक डिव जो टैग हम इंसर्ट करते थे हर बार, वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखोगे यहाँ, ठीक है, ये आपने इंसर्ट किया, ये पैराग्राफ आया, और इस पैराग्राफ के अंदर आप देखोगे माय नेम इज़ पवन और फुल नेम दिस। इंपोर्ट नहीं किया क्या मैंने इसे? अच्छा, अभी इसको यहाँ यूज़ ही नहीं किया। तो app.jsx के अंदर क्या नाम है हमारे उसका, फ्रेगमेंट रिएक्ट। ठीक है, ये रहा। तो ये सब तो एक डिव के अंदर है, ये वाले डिव के अंदर, और इसको मैं क्लास भी दे देता हूँ जिससे पता लग जाएगा कि इस डिव के अंदर है। ठीक है, इस डिव के अंदर जो नीचे वाला कंपोनेंट है ना, उसके लिए कोई डिव क्रिएट नहीं हुआ है, ये रहा। तो ये जो है बिना डिव के है। यहाँ देखोगे आप क्लास ऐप वाला जो डिव है उसी के अंदर हमारा सिंपल एक पैराग्राफ है। तो बेसिकली जो हम एक्स्ट्रा नोड क्रिएट कर रहे थे वो अब नहीं होगा, हमारी साइट हैवी होने से बच जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ किया है रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, या आप सीधे सीधे फ्रेगमेंट इस्तेमाल कर सकते हो, फिर वो आपको यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब जैसे इस app.jsx के अंदर भी तो हमने डिव यूज़ किया है, तो डिव नेसेसरी नहीं था, मतलब था ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं थी, तो क्या करें, इसका हटा दो। तो यहाँ आप फ्रेगमेंट भी यूज़ कर सकते हो सिंपल। ठीक है, रिएक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप रिएक्ट नहीं लिख रहे हो तो ऊपर देख लेना ये इंपोर्ट हो गया हो, जैसे आप देखोगे ना यहाँ, तो बेसिकली ये जो है इंपोर्ट हो गया होगा फ्रॉम रिएक्ट। ठीक, तो एक्स्ट्रा जो एलिमेंट नोड है वो हमारे पास नहीं आएगा। अब दिक्कत ये है कि जब हम बना रहे हैं कोई प्रोजेक्ट, तो ये भी अननेसेसरी टाइपिंग ही तो है कि हम फ्रेगमेंट टाइप कर रहे हैं, तो उसकी जगह हमारे पास में एक सिंटेक्स फॉर्म होता है। क्या होता है? सिंटेक्स फॉर्म। तो हम इसको, मैं यहाँ तो इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट ही नहीं कर रहे तो चल कोई बात नहीं, इसको अनकमेंट कर देते हैं और इसी कंपोनेंट में कॉपी कर लेता हूँ एक बार। ये कोड यहीं की यहीं रहने दो, ये रहा। तो इसको भी आप हटा सकते हो, आप इसको भी हटा सकते हो, और आप सिंपल ये भी लिखोगे ना तो इसका सेम मीनिंग है। ब्लैंक जो है टैग बनाया हमने, और ये भी ब्लैंक टैग बनाया, इसका मीनिंग सेम ही है। रिएक्ट अपने आप समझ जाएगा इसका मीनिंग क्या है, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट या फ्रेगमेंट। ठीक है, ये हो गया। अब ये फ्रेगमेंट्स हम यूज़ करेंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, मतलब हर जगह यूज़ करेंगे जहाँ हमें, क्योंकि हम अननेसेसरी डिव क्यों पुट करेंगे वो उसके अंदर, पेज के अंदर। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपनी स्टाइलिंग के ऊपर। ठीक है, कि रिएक्ट के अंदर स्टाइलिंग कैसे करते हैं। देखो 3 तरीके से स्टाइल हम करते थे, कौन कौन से? एक तो इनलाइन,
एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, ठीक है। तो जब हम इनलाइन स्टाइल्स करते थे तो इनलाइन स्टाइल में तो हम यहाँ स्टाइल टैग का यूज़ करते थे, स्टाइल एट्रीब्यूट का, और उसके अंदर हम की वो वैल्यू प्रॉपर्टी और वैल्यू का उसमें लिख देते थे। दूसरा जो था इंटरनल, इंटरनल हम इस जैसे इस पेज के अंदर करना चाहें तो कर सकते हो आप, है ना, आराम से यहाँ लिखो, लेकिन कोई करता नहीं है। जैसे आप चाहो तो यहाँ स्टाइल लिख के जो भी लिखना है लिख सकते हो, बट ये सही नहीं है, मतलब आप इस पेज में तो कुछ ना ही लिखो तो बेहतर है। उसके बाद हमारे पास में आती है एक्सटर्नल। तो हमें दो ही चीज़ें देखनी है, एक तो इनलाइन और एक एक्सटर्नल। देखो एक्सटर्नल फाइल्स तो बहुत सिंपल है, जैसे मुझे इसको स्टाइल करना है, ठीक है, तो इसकी मैं एक एक्सटर्नल फाइल बना लेता हूँ यहाँ CSS की। आप कहीं भी इसी उसमें आप बना लो, जैसे ऑलरेडी बनी हुई हैं दो फाइल्स, index.css और app.css, लेकिन आप चाहो तो इंडिविजुअल भी बना सकते हो या उनमें भी कोड लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे फ्रैगमेंट वाले की CSS बनानी है, ठीक है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ fragment.css या style.css, जो भी आप नाम देना चाहो, ठीक है। और ये जो CSS है ये मैं पर्टिकुलरली बना रहा हूँ इसके लिए, तो यहाँ मैं यूज़ कर सकता हूँ क्लास, ठीक है, क्लास नेम जैसे मैंने दिया पैरा, ठीक है। ठीक, तो उसके बाद इसकी यहाँ CSS बनाओ, पैरा, बैकग्राउंड कलर मजेंटा, इस तरीके से मैंने इसका बैकग्राउंड कलर मजेंटा कर दिया। लेकिन ये CSS इस पर अप्लाई नहीं होगी, क्यों? क्योंकि मुझे इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट। तो हमने क्या किया, इंपोर्ट ./ और यहाँ अब आपको CSS की फ़ाइल का नाम लिखना है। CSS फाइल का नाम क्या है? fragment.css, बस हो गया। अब ये सारा कोड अपने आप इसमें आ जाएगा, ठीक है। कोई भी फाइल बनाओ, आपको ऐसे मल्टीपल फाइल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचो कि हर कंपोनेंट के लिए अलग बनानी पड़ेगी, ना ना ना, आप एक फ़ाइल बनाओ, उसी में सारा लिख दो, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कंपोनेंट कहाँ लिखा हुआ है, अपने आप इसमें अप्लाई हो जाएगा। ये मैं सोचना कि जिस कंपोनेंट में इसे इंपोर्ट किया गया है उसी कंपोनेंट में काम करेगी, हर जगह काम करेगी ये, हर जगह पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी कुछ बना हुआ है ना। जैसे मान लो ये फ्रैगमेंट वाले में इंपोर्ट की गई है, इससे कोई लेन देना नहीं है इसका। अब जैसे करली ब्रैकेट्स वाला है, इसके अंदर भी मान लो मैं यहाँ कर दूँ क्लास पैरा लगा दूँ, ये लो लगा दिया क्लास नेम पैरा, इसको सेव किया तो ये यहाँ भी काम करेगी। अगर आप इसको खोल के देखोगे ओपन करके तो ऊपर वाले पे हेलो एवरीवन पे भी लगी है और इस पे भी लगी है, ठीक है। तो पूरे प्रोजेक्ट में आप एक फाइल से भी काम चला सकते हो। इफ़ नीडेड देन यू कैन यूज़ मल्टीपल फाइल्स, ठीक है। ये आपकी चॉइस है, क्या है? चॉइस, कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो इससे आगे ये तो समझ में आ गया ना कि भाई एक्सटर्नल CSS कैसे लिखनी है। आप कोई एक फ़ाइल बनाओ और ऑलरेडी इसमें फ़ाइल बनी हुई है। आप देखोगे यहाँ कि app.jsx के अंदर हमने app.css को इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर पहले से ही कुछ कोड लिखा हुआ है। अगर आप ये CSS नहीं चाहते हो तो यू कैन रिमूव इट, बस खत्म बात, ठीक। आप index.css नहीं चाहते हो तो यू कैन स्टिल रिमूव इट। आप यहाँ कोड लिखना चाहते हो इसी फाइल के अंदर लिख सकते हो, app.css के अंदर लिखना चाहते हो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये app.css ऑटोमेटिकली यहाँ इंपोर्ट हो रखी है और index.csx जो है वो यहाँ इंपोर्ट हो रखी है, ठीक है। अब बात करते हैं इनलाइन स्टाइल कैसे करते हैं। तो मैं एक अलग कंपोनेंट बना लेता हूँ, ठीक है। और कंपोनेंट जब बनाऊँगा तो मैं यहाँ उसका पहला लेटर बड़ा रखूँगा फाइल का, जो मैंने यहाँ लिखा है। कंपोनेंट बना रहा हूँ स्टाइलिंग नाम से, ठीक है। अब यहाँ जो है ये डिव है, मुझे डिव की ज़रूरत नहीं है, अगर हो तो रखो, नहीं तो मत रखो। मैंने फ्रैगमेंट बनाया, उसके बाद मान लो मुझे पूरा ही डिज़ाइन करना है, जैसे ये एक डिव बनाया है, इसके अंदर Ctrl+Z ये मैंने एक डिव बनाया। इस डिव के अंदर मैंने 4 डिव बनाए, 4 डिव बना देता हूँ। तो
मान लो इसके अंदर 1 2 3 4। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करना है फ्लैक्स, और हाइट विड्थ देनी है, इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करना है वही फ्लैक्स वाली। तो हम कैसे करेंगे, बेसिकली स्टाइल, अब हमें पता है कि कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल क्यों होता है, क्या क्यों होता है कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल JSX के अंदर। एक लाइन की थ्योरी है हर एक चैप्टर की, बस एक लाइन लिखाई है मैंने, सिर्फ एक लाइन, वो याद करने में प्रॉब्लम आ रही है तो दिक्कत है भाई हमारे उसके साथ में, मेमोरी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल होता है जब हम जावास्क्रिप्ट के JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ जो ये कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल हुआ है ये बेसिकली उसी लिए हुआ है। अब इसके अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट पास करना होता है, चाहे आप ऑब्जेक्ट यहाँ बना लो, जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, लेफ्ट नाम आप कुछ भी दे दो, स्टाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ मैंने प्रॉपर्टी का नाम और वैल्यू दोनों लिखने हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का नाम आप जब भी लिखोगे तो रिमूव हाइफन, ठीक है, हाइफन रिमूव कर दो। जैसे आपको क्या लगाना है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो ये मैंने बैकग्राउंड कलर लगाया, कलर की वैल्यू रेड, और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ डाल दो। तो ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को अपने आप इस पर अप्लाई कर देगा। चलो इसको यहाँ से एक्सपोर्ट तो कर लिया, लेकिन जहाँ दिखाना है, कहाँ दिखाना है, app.jsx के अंदर दिखाना है ना, ठीक है। ये रहा, इन दोनों को मैं इन दोनों के नीचे ही कर देता हूँ इसको। क्या नाम है हमारे कंपोनेंट का, स्टाइलिंग, और ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया होगा ऊपर। अगर नहीं हुआ तो आपको खुद करना है, ठीक है। वैसे VS कोड कर देता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं हुआ तो आपको करना है। बैकग्राउंड कलर क्या किया, रेड, और ये हमें पता है कैमल केस में कन्वर्ट करना है यहाँ, और आप अप्लाई कर सकते हो कहाँ है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये जो है ऑब्जेक्ट आएगा। अब जनरली मैंने ये ऑब्जेक्ट बाहर बनाया है, ऑब्जेक्ट के अंदर अपनी सारी की वैल्यू पे लिखने, कॉमा लगा लगा के, ठीक है। जैसे डिस्प्ले, और इसकी वैल्यू स्ट्रिंग में ही आएगी हमेशा। पहले भी तो हम कर रहे थे स्टाइल डॉट करके, उसको भी कैमल केट में कन्वर्ट कर रहे थे। अब जैसे इसकी विड्थ की जाए तो विड्थ क्या हो, कितनी होगी, मान लो 100%। पहले भी हमने किया था डोम के अंदर ये काम। अब हाइट है तो हाइट कितनी होगी, मान लो 200 पिक्सल, पूरी वैल्यूज स्ट्रिंग में आएंगी, तो ये ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। अब देखोगे 1 2 3 4, और ये हो गया। और एक प्रॉपर्टी और अप्लाई करनी है इसके ऊपर, वो है जस्टिफाई कंटेंट। क्या अप्लाई करना है, जस्टिफाई कंटेंट, क्या लिखना है, क्या क्या वैल्यूज है इसकी, सेंटर, ठीक है, सेंटर कर देते हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, कॉमा नहीं लगाया, कॉमा ध्यान रखना, तो क्या हो जाएगा, ये सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब वहाँ ऑब्जेक्ट लिखा है, ये अच्छी बात है, लेकिन अब जब मैं यहाँ ही स्टाइल करूँगा, जैसे स्टाइल के बाद अब इसके अंदर मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो मैं कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, वो लगाऊंगा। ये वाले डायरेक्टली यहीं लिख रहा हूँ मैं स्टाइल, ठीक है। ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा, मैं सीधे यहीं लिख रहा हूँ। तो ये वाला हो गया, ये यहाँ मैंने लिख दिया। अब इसके अंदर सेम चीज़ें लिखनी है मुझे, जैसे मान लो बैकग्राउंड कलर, क्या वैल्यू होगी बैकग्राउंड कलर की, मान लो कि ग्रीन कर दिया,
उसके आगे मैं कर सकता हूँ यहाँ फ्लैक्स ग्रो 1, फ्लैक्स ग्रो 1, ये रहा। तो आप देखोगे इसने पूरी विड्थ कवर कर दी जितनी अवेलेबल थी और पूरा ग्रीन हो गया। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो इसका। लेकिन पहला वाला जो है करली ब्रैकेट वो दिखाता है कि हम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं। दूसरा वाला जो करली ब्रैकेट है ये दिखाता है कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनलाइन स्टाइलिंग होगी, किसी भी एलिमेंट की इनलाइन स्टाइलिंग की जा सकती है, इट्स कॉमन थिंग, ठीक है, कर सकते हैं ना। चलो समझ में आ गई सारी चीज़, स्टाइल कैसे करना है, इनलाइन स्टाइल, फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो है प्रॉप्स। क्या है? प्रॉप्स। प्रॉप्स क्या होते हैं? तो कंपोनेंट्स आर स्टिल नॉट रीयूजेबल। ये जो कंपोनेंट है वो क्या है? रीयूजेबल नहीं है। एक सिंपल जो कंपोनेंट होता है वैसे ही ये यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको इस्तेमाल कैसे करोगे? जैसे मान लो मैंने कोई कंपोनेंट बनाया जिसका काम क्या है कंपोनेंट का, केवल और केवल यहाँ एक कार्ड दिखाने का। किसका? कार्ड दिखाने का। एक प्रोडक्ट का एक कार्ड बनाया हुआ है मैंने, या एक ब्लॉक का कार्ड बनाया हुआ है, ठीक है। और बना लेते हैं, देखो यहाँ आते हैं। अब मैं इसी के अंदर सारा कोड कर रहा हूँ बस अलग अलग फाइल्स में। इन सबको मैं यहाँ कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और मे बी आई कैन रिमूव दिस फ्रेगमेंट्स। अगर चाहो तो इस फ्रेगमेंट्स को हटा सकते हो। सिंपल आप नॉर्मली जो ब्लैंक टैग है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैंने इनको कमेंट कर दिया। चलो कमेंट करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कार्ड ब्लॉक बनाऊँ। क्या बनाऊँ? कार्ड, या प्रोडक्ट नाम से एक ब्लॉक बनाऊँ। एक कंपोनेंट, एक ऐसा कंपोनेंट जो प्रोडक्ट को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? प्रोडक्ट को, ठीक है। या आप कह सकते हो कि ब्लॉग को दिखाएगा, या आपके पास कोई भी सिंगल डेटा है उसको दिखाएगा। क्यों ना हम ब्लॉग नाम से बना लें, तो पहला लेटर जो है बड़ा रहेगा, ब्लॉग नाम से बना लेते हैं, ठीक है। तो ये ब्लॉग का एक डेटा है, ठीक है, एक कंपोनेंट है जो ब्लॉग बनाएगा। और अगर ये RFCE में जो लिख रहा हूँ ये आपको चाहिए तो आपको यहाँ से एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा। और जो मैं तो कहूँगा कि मत करना, खुद से ही टाइप करना, कम से कम जब तक रिएक्ट नहीं सीखते हो। रिएक्ट सीख जाओ उसके बाद भले। ये ES7 जो रिएक्ट है ये, ठीक है, ये सिंटेक्स जो है स्निपेट करके आएगा, ये ऑटोमेटिकली आपको वो सजेशंस देता है, ठीक है। तो ब्लॉक का कंपोनेंट कैसे बनाते हैं मैं इसको स्टाइल सब कर लेता हूँ। जैसे मान लो एक कार्ड है, ठीक है, और कार्ड के अंदर अब मुझे लगाना है यहाँ, क्या लगाना है? तो मैं बूटस्ट्रैप भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर आपको बूटस्ट्रैप अगर यूज़ करना है तो आप बूटस्ट्रैप का लिंक उठाओ और यहाँ index.html में पेस्ट कर दो। लेकिन हम खुद से भी स्टाइल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्टाइल खुद से कर लेते हैं। ये मैंने एक डिव बनाया हुआ है, इस डिव को स्टाइल, और इसके अंदर एक और कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे, विड्थ दे दी मैंने इसको कितनी, मान लो 300 पिक्सल या 200 पिक्सल, ठीक। इसके बाद हाइट वाइट की कोई ज़रूरत नहीं, जितनी हाइट आएगी उतनी आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद मैंने एक IMG टैग लगाया, IMG, और ऑल्ट ब्लॉग इमेज, ठीक है। और SRC के अंदर अभी हमें इमेज लगाना नहीं आता, अभी नहीं आता, तो मैं इस इमेज को यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। पिक्सल, एक इंटरनेट से इमेजेस उठा लेते हैं। आप चाहो तो कोई भी रैंडम इमेज का एड्रेस कॉपी कर सकते हो, बट पिक्सम से मैं इमेजेस उठा रहा हूँ।
ये एड्रेस है जो 200 बाई 200 की इमेज आएगी, ये कॉपी कर लेना, ये वाली जो है, ये एड्रेस कॉपी किया और SRC के अंदर मैंने ये एड्रेस पेस्ट कर दिया। उसके नीचे अब यहाँ टाइटल दिखाना है, H1 में टाइटल या H3 में दिखा देते हैं इसका टाइटल, ठीक है। तो इमेज का क्या टाइटल है, मान लो कि नेचर्स ब्लॉग का टाइटल, ब्लॉग जैसे मेरा है अबाउट नेचर, ऐसा कुछ मेरा ब्लॉग है अबाउट नेचर, ये हो गया। उसके बाद में यहाँ मैंने इसमें एक लिंक बना दिया रीड मोर, ठीक है, बटन बनाया रीड मोर। तो अब देखोगे कि इसमें बेसिकली दो चीज़ें हैं, एक तो इमेज है, ठीक, और एक है ये टाइटल। तो ये जो कंपोनेंट है ये केवल स्टिल एक ही प्रोडक्ट को या ब्लॉग को दिखा सकता है। अगर मुझे इसे रीयूजेबल बनाना हो, मतलब जो डेटा है वो डायनेमिक आए, तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ। आप जैसे इसको देखो, कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने इसको एक और कंपोनेंट बना लेता हूँ यहाँ ऑल ब्लॉग्स नाम से, ठीक है, ब्लॉग्स से बना लेता हूँ क्योंकि वो ब्लॉग है तो ये ब्लॉग्स हो जाएगा। RFC यहाँ मैंने इंपोर्ट किया ब्लॉग को, इंपोर्ट ब्लॉग फ्रॉम ब्लॉग, इसके अंदर मैंने यहाँ इसे कॉल कर दिया, बड़ा सिंपल सा। और इस वाले ब्लॉग को app.jsx के अंदर कॉल करना पड़ेगा, ब्लॉग्स। तो अब देखोगे ये मुझे दिख गया है ना, इसको सेंटर करते हैं, इसको भी थोड़ा सेंटर करते हैं, कर सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुद्दे की बात क्या है कि दिस कंपोनेंट इज स्टैटिक नॉट डायनेमिक, दिस इज हार्ड कोडेड। ये सिर्फ वही इंफॉर्मेशन दिखाएगा जो इसके अंदर है। क्या हो कि मुझे दूसरा भी ऐसे ही ब्लॉक का कार्ड दिखाना हो, ठीक है, तो दिखा सकता हूँ मैं, कंपोनेंट को रीयूज़ बहुत आसानी से कर सकता हूँ, जैसे टैग्स ही रीयूज़ होते हैं। तो ये ब्लॉग जो है वो यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। दोबारा अगर मैं तीसरी बार दिखाना चाहूँ तो भी दिखा सकता हूँ, मैं सेम कंपोनेंट को वापस से कॉल कर लूँगा, बट जो इन्फॉर्मेशन ये दिखाएगा वो सेम होगी, ठीक है। अब देखो अबाउट नेचर, इमेज, अबाउट नेचर, रीड मोर, सारी चीज़ें क्या है, सेम है। तो सेम है तो अच्छी बात है। इसको थोड़ा सा डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, स्टाइल डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। थोड़ा सा गैप दे देते हैं इसके बीच में, कॉमा गैप 10 या मे बी 20 पिक्सल, ठीक है। लेकिन ये जो डेटा है वो सेम ही दिखा रहा है। लेकिन क्या हो, मेरे पास ऐसे 50 कार्ड होंगे, 50 कंपोनेंट थोड़ा ना बनाऊंगा। मैं चाहूँगा कि मैं एक ही कंपोनेंट को रीयूज़ करूँ, और वो हम एक्सेस कर सकते हैं ब्लॉग जो ये है ना, इसके अंदर प्रॉप्स पास करके। क्या पास करके? प्रॉप्स। तो प्रॉप्स जब पास किए जाते हैं तो बेसिकली आप उनको एज ए एट्रीब्यूट पास किए जाते हैं। कैसे पास किए जाते हैं? एज ए एट्रीब्यूट। तो यहाँ दो ही चीज़ें मेरे पास में, एक तो इमेज है और एक क्या है, एक ये टाइटल है, ठीक है। ये टाइटल हो गया। बटन में रीड मोड तो सब में ही दिखेगा, ठीक है। ये दो चीज़ें हार्ड कोडेड नहीं है, मतलब ये दोनों अलग अलग हो सकती है, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा ब्लॉक कंपोनेंट के अंदर। तो मैं क्या है, यहाँ से इन दो चीज़ों को पास कर सकता हूँ, इमेज, ठीक, इक्वल्स टू, आप यहाँ पास कर सकते हो ये, और टाइटल भी एज ए प्रॉप पास किया जा सकता है। तो ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इसको पास कर देते हैं। तो यहाँ हो गया, जैसे मान लो टेक्नोलॉजी ब्लॉग, ये ब्लॉग किस बारे में है, या टेक्नोलॉजी पोस्ट, ठीक है। सिंपल। देखो अभी भी जो ये है ना, जब मैंने कॉल किया है तो कोई फ़र्क इसको पड़ता नहीं है,
ये वही दिखाएगा जो इसके अंदर डेटा है, क्योंकि इन प्रॉप्स को जो यहाँ से पास किए गए ना, इसके अंदर गेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गेट करना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, कमेंट करके नीचे छोड़ देता हूँ। क्या सिंगल मतलब? किसने मना किया है कि तुम 50 रुपये बनाओ? ये तो मैं पहले बता चुका हूँ ना, ये तो मेरी रिक्वायरमेंट है। मैं एक बनाना तो एक बनाओ, 50 बनाने तो 50 बनाओ। हम जो कर रहे हैं उस पर ध्यान दो। फिर हम वहाँ से जो प्रॉप्स पास किए बेसिकली वो यहाँ प्रॉप्स नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल होंगे। किसके अंदर? प्रॉप्स नाम के। ये जो प्रॉप्स अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ कुछ भी लिख सकते हो आप, लेकिन प्रॉप्स जो है वो कन्वेंशन है, ठीक है। तो यहाँ मैंने प्रॉप्स लिखा। इस प्रॉप्स के पास ये प्रॉप्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर यहाँ से जो पास की गई है इन्फॉर्मेशन, ये दो चीज़ें वो वहाँ अवेलेबल होंगी ऑटोमेटिकली एज एन ऑब्जेक्ट। तो आप इसको चाहो तो प्रिंट करा के देख लो, console.log props। तो ये प्रॉप्स क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट होगा। आप कंसोल में देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है। तो ये पहले वाला जब कॉल किया तो उसका, दूसरा वाला जब मैं कुछ पास ही नहीं किया तो उनमें अनडिफाइंड होगा, ठीक है। तो टाइटल एंड दिस। तो यहाँ ब्लॉग्स में मैंने इन दो में कुछ पास नहीं किया तो इन दो में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये दोनों भी तो कॉल होंगे साथ के साथ, इनको कमेंट कर दिया मैंने। बात करते हैं नीचे। अब जैसे और कोई आप इन्फॉर्मेशन पास करते हो, जैसे इमेज, तो इमेज का तो मैं सेम ही रहने देता हूँ, क्योंकि बार बार इमेज कहाँ से लाई जाएगी। इमेज का सेम ही रहने देते हैं। अब चाहो तो यहाँ अलग अलग इमेजेस आएगी, क्योंकि हम एक ही इमेज नहीं दिखानी। टाइटल कैन बी चेंज्ड, ठीक है। टाइटल, और टाइटल क्या है? मान लो कुछ भी टाइटल हो सकता है, जैसे कि पॉल्यूशन। क्या है हमारे ब्लॉग का टाइटल? पॉल्यूशन। या पोस्ट का टाइटल पॉल्यूशन। ये तो अब इस इंफॉर्मेशन को गेट कैसे करेगा? और गेट हमने कर लिया यहाँ एज ए ऑब्जेक्ट, प्रॉप्स नाम के ऑब्जेक्ट में अवेलेबल है। तो इनको रिप्लेस कर दो। तो जहाँ SRC के अंदर मैं डायरेक्टली हार्ड कोडेड एड्रेस लिख रहा था, अब यहाँ मैं JSX का उसका इस्तेमाल करूँगा, कर्ली ब्रैकेट्स है। कर्ली ब्रैकेट्स काम आते हैं बेसिकली इसके अंदर JSX दिखाने के लिए। तो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मेरे पास आएगी इमेज, और ये हम देख चुके हैं प्रॉप्स के अंदर वहाँ से जो पास किया है वो सब एज एन ऑब्जेक्ट अवेलेबल होता है। यहाँ से क्या पास किया? इमेज। तो ये मैंने इमेज यूज़ कर लिया, और यहाँ डायरेक्टली अबाउट नेचर ना लिख के मैं यहाँ यूज़ करूँगा कर्ली ब्रैकेट्स। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉप्स डॉट, किस नाम से भेजा है वहाँ? टाइटल नाम से, ठीक है। तो वो नाम भी सेम होना चाहिए। तो अब जो ये है ना, ये हार्ड कोडेड नहीं है, ये बेसिकली यहाँ से जो प्रॉप्स पास होंगे उसके बेसिस पे ये कंपोनेंट रेंडर होगा। हर बार ये कंपोनेंट अलग अलग तरीके से रेंडर होगा। जैसे आप यहाँ देखो तो पहला टेक्नोलॉजी ब्लॉक, दूसरा पॉल्यूशन, क्लियर। तीसरा कुछ और हो सकता था, तीसरा पास कर देते, चौथा। तो ये रीयूजेबल हो गया कंपोनेंट अलग अलग इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। अलग अलग इन्फॉर्मेशन के साथ में रीयूजेबल हो गया। अब पॉइंट पे आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बेसिकली इसको भी मैं कमेंट करके नीचे पटक रहा हूँ, क्योंकि आपको देखना हो तो आप देख सकते हो। तो जो हमें प्रॉप्स मिले हैं, ठीक है, हमें पता है प्रॉप्स ये जो हमें ऑब्जेक्ट की तरह मिलता है। तो यहाँ प्रॉप्स डॉट इमेज, प्रॉप्स डॉट टाइटल लिखने की बजाय आप इनको डीस्ट्रक्चर कर सकते हो। डीस्ट्रक्चर बेसिकली ए मैकेनिज्म ऑफ सेविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ ऑब्जेक्ट इनटू वेरिएबल्स, ठीक है। तो आप डायरेक्टली वही नाम लिखना है जो यहाँ की तरह प्राप्त होगा। तो बेसिकली एक तो मुझे इमेज प्राप्त होगा, है ना, इमेज मिलेगा, और दूसरा मिलेगा मुझे टाइटल, दिस इज। और यहाँ बस आपको करना क्या है? बस प्रॉप्स लिख देना है। तो ये ऑटोमेटिकली प्रॉप्स की वैल्यूज जो है इमेज की, इमेज में सेव हो जाएगी, टाइटल की टाइटल में सेव हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्चरिंग। एरे में भी काम करती है,
लेकिन एरे में आप कोई भी नाम यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ एग्जैक्ट की का नाम यूज होना चाहिए, तो की इमेज नाम से वेरिएबल है मेरे पास में और टाइटल नाम से, तो आप प्रॉप्स डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इमेज यूज़ कर सकते हो और सीधा ही टाइटल यूज़ कर सकते हो। सो नो नीड टू राइट प्रॉप्स, इज द सेम थिंग। ये टेक्नोलॉजी ब्लॉग एंड पॉल्यूशन, ठीक। तो इमेज अभी लोड नहीं हुई है, मैं भी हो गई, लेट लोड हो गई इमेज। अब एक चीज़ इसमें और देख लेते हैं कि वाई डोंट वी यूज़ इमेजेस एज लोकली। अभी तक हमने इमेजेस लोकली क्यों नहीं यूज़ किए, उसके पीछे रीज़न ये है कि आप ऐसे इमेजेस इसके अंदर नहीं रख सकते, ठीक है। आप ऐसे इमेजेस नहीं रख सकते कि लगाया और आपने एड्रेस इसके अंदर लगा दिया। आपको क्या करना पड़ेगा, इमेजेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो इस SRC के अंदर रखोगे इमेजेस, इससे बाहर रखोगे नहीं। एसेट्स जो है वो इसी के लिए है फोल्डर। एसेट्स के अंदर आप नया फोल्डर बना सकते हैं, या फिर जैसे मैं नया फोल्डर बनाया तो IMG नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया मैंने। अब जो इमेजेस है वो इसके अंदर रखूँगा मैं ना। तो मे बी हम कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक ठाक सी इमेजेस, जैसे नेचर इमेज, सेव इमेज एज, सिंपल मैं डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ इनको, जिससे ऐसा कहाँ है डेस्कटॉप, कार इमेज, दो इमेजेस बहुत है। एक कॉपी, और इस SRC के अंदर, एसेट्स के अंदर और IMG के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया ऐसा, ठीक है। यहाँ पेस्ट करने के बाद ये यहाँ अवेलेबल है। तो आप कोड में क्या करोगे, जहाँ भी इन्हें यूज़ करो, जैसे यहाँ तो कोई इमेज यूज़ नहीं हुई है, इमेज कहाँ है, यहाँ यूज़ हुई है, हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने लिखा नेचर और फ्रॉम, अब यहाँ डॉट स्लैश, आपको उस फोल्डर तक मूव करना है, एसेट्स स्लैश IMG स्लैश और उस फाइल का नाम download.jpg। आप फाइल का नाम देख लेना खोल के, क्या है, कंप्लीट नाम होना चाहिए download.jpg, ठीक है। पहली इमेज मैंने यहाँ कर ली, और इस इमेज को अगर यहाँ भेजना हो तो कैसे भेजेंगे, जैसे इस जगह मुझे यूज़ करना है इस इमेज को, तो मैं सिंपली यहाँ इस इमेज को ऐसे पास कर दूँगा, क्लियर। तो आप देखोगे कि ये एग्जैक्ट काम करेगी जैसे वहाँ कर रही थी। आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा हर एक इमेज को, जैसे 50 इमेज है तो 50 को करना पड़ेगा, 100 है तो 100 को करना पड़ेगा। दूसरी वाली जो इमेज है उसको कर लेते हैं कॉपी। तो यहाँ मैं नाम चेंज कर देता हूँ इसका कार, किस नाम से, कार नाम से, और नाम एड्रेस क्या है, ./assets IMG स्लैश car.jpg। आप नाम एग्जैक्ट देख लेना, car.jpg हो गया। तो यहाँ मुझे इस इमेज को यूज़ करना है, तो आप यहाँ इसे भेज दो। किस नाम से इमेज को इंपोर्ट किया मैंने, किसी भी नाम से कर सकते हो कार, ठीक है। तो बेसिकली हम प्रॉप्स के थ्रू
कंपोनेंट्स को रीयूज़ कर सकते हैं। आप ब्लॉक के लिए अलग अलग कंपोनेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक कंपोनेंट बना लिया और इसके अंदर बस ये प्रॉप्स पास कर दो इमेज और टाइटल, और ये उस तरीके से काम करेगा, ये चीज़ें बदल जाएंगी। समझ में आया? चलो बना के दिखाओ फिर एक कार्ड। एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है ना, कल बात हुई थी हमारी कि रोज़ रोज़ आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखना है, एक ब्लैंक प्रोजेक्ट प्रैक्टिस के लिए। तो अगर नहीं दिखाओगे करके तो पहले बता देता हूँ कि मैं क्या है इसको बस सिलेबस करवाना मेरा पर्पज़ रहेगा, तो मैं आता नहीं आता उससे मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है? भले ही कोई मत करना, चाहे सारे कर लेना। तो पहला जो है आपको एक फ्रेंड्स का एक वो ठीक है। तो हम डेटा क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें इमेज जो है मैं लॉरम से उठा लेता हूँ, ठीक है, ऑनलाइन। आप इमेजेस सेव कर सकते हो नॉर्मली और उनको यहाँ इंपोर्ट करके लिख सकते हो। अब मैं इसी को कॉपी करके वापस से पेस्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल V और आईडी चेंज हो जाएगी दूसरे पोस्ट की, दूसरे ब्लॉग पोस्ट की, ये ID 2, और टाइटल भी चेंज हो जाएगा। टाइटल मे बी टेररिज्म या फिर ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ट्रैवल के ऊपर कोई ब्लॉग पोस्ट लिखा हुआ, इमेज सेम रहने देते हैं और उसके बाद में कॉमा और नेक्स्ट यहाँ ले लेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं हमारे पास में। तो ID 3 और यहाँ हम कुछ और लिख सकते हैं, मे बी पॉपुलेशन, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं चेंज नहीं कर रहा, बाकी सारी चीज़ें अलग अलग ब्लॉग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग होंगी। ये हमारे पास इतना डेटा काफ़ी है, ठीक है। तो ये हमारा एक डेटा बन गया, इसको डायरेक्टली मैंने एक्सपोर्ट भी कर दिया। अब इस डेटा को मुझे अपने उसके अंदर दिखाना है, तो यहाँ जो है इसको मैं इंपोर्ट करूँगा। क्या करूँगा? इंपोर्ट डेटा फ्रॉम डेटा। ये मैंने इंपोर्ट किया, ठीक। और उसके बाद में इस वाले को मैं नीचे कर देता हूँ, क्योंकि आपके पास ये हमेशा रहेगा। कोड जब भी देखना हो तो कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप इसे अचीव किया। तो ये जो डेटा है, ये डेटा मुझे वहाँ दिखाना है अपने ब्लॉग के अंदर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, बेसिकली अब मुझे कॉल करना है ब्लॉग को, ठीक है, ब्लॉग कंपोनेंट को, ये रहा। और उसके अंदर दो चीज़ें पास करनी है, अगर तीन पास करनी हो तीनों कर सकते हो। फिलहाल मैंने कोड जो लिखा है वो दो के लिए लिखा है, जिसमें एक तो है टाइटल, ठीक है, टाइटल बराबर और डेटा, डेटा के अंदर से जीरो इंडेक्स पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डॉट और यहाँ टाइटल, क्लियर। और ऐसे ही फिर मुझे भेजना है इमेज, क्योंकि वहाँ हम किसको वो कर रहे हैं, स्ट्रक्चर इमेज नाम से ही कर रहे हैं, तो इमेज ही भेजना पड़ेगा। डेटा 1 इंडेक्स पे और यहाँ IMG के नाम सेव किया, बस हो गया। तो ये दो प्रॉप्स मैंने पास कर दिए इसके अंदर, एक तो टाइटल और एक इमेज, क्योंकि इनका कोड पहले से वहाँ लिखा हुआ है। यहाँ जो कोड लिखा हुआ है इमेज और टाइटल के लिए लिखा हुआ है, पहले से डिस्ट्रक्चर किया हुआ है, इनको दिखाया हुआ है, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। तो पहला वाला हो गया। वैसे ही मुझे दूसरा कॉल करना है तो दूसरा कॉल कर दूंगा, बट यहाँ जो है इंडेक्स बदल जाएगा। इंडेक्स कितना हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाले में भी 0 ही होगा, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट की डिटेल ही दिखानी है, तो गलती से 1 पे वो हो गया ना, ये हो गया। तीसरा आते हैं, तो इसके अंदर 3 ही है। तो अब जो हम देख रहे हैं वो कौन से इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे डेटा हमारा लिए। आप इसको ढंग से देखो, डेटा जो है ये रहा, फर्स्ट इंडेक्स पे ये ऑब्जेक्ट होगा, सेकंड इंडेक्स पे ये ऑब्जेक्ट होगा और थर्ड इंडेक्स पे ये ऑब्जेक्ट होगा।
इसी तरीके से हम डेटा को सेव करते हैं, मतलब एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, हर एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर, अब जिस बारे में, जैसे हमारा ब्लॉग पोस्ट के बारे में, तो एक पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट की डिटेल्स को शो कर रहा होगा, ठीक है। जैसे ये दिस ब्लॉग इज़ अबाउट पॉल्यूशन, दिस ब्लॉग इज़ अबाउट ट्रैवल एंड दिस ब्लॉग इज़ अबाउट पॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे ही डेटा सेव होता है, आप चाहे डेटाबेस में देखो चाहे कहीं देखो, और उसको इसी तरीके से दिखाना है हमें, ठीक है। देयर कैन बी अ बेटर वे, वो क्या है कि जैसे मान लो ये दो चीज़ें हमें, टाइटल IMG और इस नाम से, अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूँ, और नाम क्या, जैसे सेम नाम रखूँ जो वहाँ किया है, अभी क्या है नाम डिफरेंट है, ऐसे में हमें 2 बार लिखना पड़ता है। लेकिन अगर मैं इसको इमेज ही कर दूँ, ठीक है, मैंने इमेज कर दिया, इसका फ़ायदा क्या है कि जब मैं यहाँ इसे लिख रहा हूँ तो मैंने यहाँ इसे इमेज लिख दिया, ठीक है, इसको भी और ऊपर वाले को भी। तो या तो मैं इनको अलग अलग पास कर सकता हूँ, ठीक है, या मैं एक ऑपरेटर है स्प्रेड ऑपरेटर, उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे ये सब मैंने लिखे, दैट्स ओके। अब मैं स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करता हूँ इसी के लिए, Ctrl+C, और इसको कमेंट करके नीचे भेज देते हैं। ये सेम चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब इन तीनों को मैंने नीचे से हटा लिया। ये सारी डिटेल्स जो मैं पास कर रहा था ये अलग अलग कर रहा था, जैसे टाइटल, इमेज, ये, तो मैंने इन तीनों को हटा लिया। और मैंने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को, जो यहाँ ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है ना, डेटा के 0 इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट है, डेटा के 1 इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट है, और एक 2 इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट है, तो उनको यहाँ स्प्रेड कर सकता हूँ। बेसिकली सबको एक साथ पास करना है जितने भी हैं, तो मैं आराम से कर सकता हूँ। डेटा 0, क्लियर। तो 0 जो इंडेक्स है ना, वो ऑटोमेटिकली सारे पास हो जाएंगे, जैसे ID भी पास हो जाएगा, टाइटल भी पास हो जाएगा एज एन एट्रीब्यूट, नेम भी पास हो जाएगा। तो यहाँ स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जा सकता है, दैट इज़ वेरी हैंडी। अब इस केस में याद ये रखना है बस कि यहाँ जो प्रॉप्स है ना, इमेज और टाइटल, वो सेम नाम यहाँ होने चाहिए, टाइटल और इमेज, अदरवाइज नहीं हुए तो ये मैच नहीं होंगे। बाकी 2 एक्स्ट्रा पास हो रहे हैं, जैसे ये 2 टेक्स्ट भी एक्स्ट्रा पास हो रहा है, ID भी, यूज़ नहीं होंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा कोड तो कम हुआ ना इससे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहाँ जो है वो डेटा हम स्प्रेड कर रहे हैं 1 वाले इंडेक्स का, यहाँ हम डेटा स्प्रेड कर रहे हैं 2 वाले इंडेक्स का। तो दिस थिंग इज सेम एज कोड रिटर्न बिलो, ठीक है, काम कर रहा है। तो ये आपके ऊपर है, ठीक है, ये भी सेम है चीज़, और ये भी सेम है, समझ रहे हो, और ये भी सेम है, और ये भी सेम है। आप स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अलग अलग पास कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। क्लियर। अब आपको करना क्या है, आपकी टास्क क्या है वो बता देते हैं। हमने यहाँ लॉरेम, लॉरेम क्या है, एक साइट है जेसन प्लेस होल्डर करके, ठीक है, ये रहा जेसन प्लेस होल्डर, ये साइट है, ठीक है। आपको ये जो पोस्ट्स का डेटा है ना, ये पोस्ट्स का सारा डेटा, देखो वैसे तो हम फैच करते थे और इसमें भी फैच करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल वी डोंट हैव द फैच। तो आपको ये कॉपी करना है दिस एरे, ठीक है, ये एरे आपको कॉपी करना है, मान लो 10 या 12 या 15, तो आपको अप्रोक्सीमेट 15 के आसपास कॉपी करना है। ये मैंने कॉपी किया, इसको आप अपनी फाइल के अंदर सेव करोगे, किसी फाइल के अंदर, जैसे हमारा डेटा क्या होगा, ब्लॉग डेटा, पोस्ट डेटा, ठीक है, पोस्ट डेटा .js, इस तरीके से। तो पहले आप एक्सपोर्ट सीधा ही कर लेना, एक्सपोर्ट लेट पोस्ट्स इक्वल्स टू यस। तो आपने इस डेटा को सेव किया, और अब जैसे हमने वहाँ बनाया हुआ है, ठीक है, वहाँ हमने ब्लॉग का बनाया जिसमें इमेज भी है, इसमें इमेज नहीं है, तो आपको ये दिखाना है कार्ड्स में। जैसे आप ऊपर टाइटल दिखाओगे H3 में, और एक छोटा सा कार्ड बनाओगे, जैसे हमने यहाँ बनाया हुआ, देखो यहाँ जो कार्ड्स हमने बनाए हैं बहुत छोटे छोटे, तो
ऐसे ही आपको कार्ड्स दिखाने, लेकिन वो ऐसे साइड बाय साइड नहीं, ऐसे एक कार्ड यहाँ से यहाँ सेंटर में, दूसरा कार्ड उसके नीचे, तीसरा कार्ड उसके नीचे। तो टाइटल और उसके नीचे टेक्स्ट, पोस्ट का जो टेक्स्ट है ना वो दिखाना है। और बेसिकली 10 या 15 आप कर सकते हो, ठीक है। आपको पोस्ट कॉपी करनी है, यहाँ डेटा क्रिएट करना है खुद की जीएस फाइल में और इसका इस्तेमाल करना है, जैसे हमने यहाँ इस्तेमाल किया, ठीक है। ऐसे आपको बना के दिखाना है केवल पोस्ट्स का। और अटेंडेंस उसकी अपने आप लग जाएगी, जो वो फ्रेंड्स वाला जो अभी टास्क दिया है ना वो कंप्लीट करके दिखाए। नहीं पता तो एक दूसरे से पूछ लेना या मुझे बोल देना, मैं उसकी अटेंडेंस अपने आप लगा दूंगा। क्योंकि अगर आप क्लास में आ रहे हो तो इसका मतलब टोटली आप क्लास में अटेंटिव रहोगे, नहीं तो मेरे लिए यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। आप क्लास में आओ मत आओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप जा सकते हो, किसी को कुछ पूछना है तो रुक जाओ।